नमस्कार सर, श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बिहार के बिहार में जो अपराध बढ़े हैं, साथ में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा राष्ट्रगान के जो अपमान हुए हैं, इधर महिलाओं के साथ भी कई घटनाएं घटी हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के नागपुर में जो दंगा हुआ है होली के बाद, उन सारी बातों को लेकर के मैं बिहार में शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रदेश प्रमुख माननीय कौशलेंद्र शर्मा जी से बात करेंगे और इनसे जानकारी लेंगे कि यह जो सब घटनाएं हो रही है, इसके बारे में शिवसेना का क्या राय है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। नमस्कार आपके समस्त दर्शकों का। सर, अभी होली के जस्ट बाद महाराष्ट्र में जहां हिंदूवादी सरकार है और नागपुर में जहां पे हिंदू पार्टी के ही ये मंत्री भी हैं, सांसद हैं, सब कुछ हिंदू का होने के बावजूद हिंदुओं के साथ जो घटनाएं घटी है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? नागपुर की जो घटना है वो आपत्तिजनक है, घोर निंदनीय है और ये वहाँ की डबल इंजन की सरकार के लिए ये शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं। खास करके नागपुर की बात देखें तो पिछले 200-300 सालों में कभी किसी प्रकार के दंगे नहीं हुए। वहाँ पर आरएसएस का मुख्यालय है, वहाँ के मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, केंद्र में नितिन गडकरी जैसे बड़े मंत्री का वो लोकसभा क्षेत्र है। उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं घट रही है तो कहीं न कहीं प्रशासन की फेल्यूर है और कहीं न कहीं सरकार को शर्मसार करने वाली घटनाएं। बिहार में भी भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार है, यहाँ भी लोग डबल इंजन की बात करते हैं, विकास के एकदम बयार बह रहे हैं। लेकिन इधर हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जो सुशासन पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। जैसे नालंदा में एक महिला की हत्या हुई जिसके पैर में कील ठोक दिया गया। गोपालगंज में होली के टाइम में ओल्ड एज की महिला के साथ बलात्कार हुआ। तो बिहार में प्रशासनिक स्थिति अभी क्या है और इस पर शिवसेना का क्या विचार है? बिल्कुल आपत्तिजनक है। बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ी है और बिहार ही नहीं, जहाँ जहाँ भी डबल इंजन की सरकार है वहाँ की कानून व्यवस्थाएं लगातार बिगड़ती रही है। ये दूसरी बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो होती है वो इन चीज़ों को प्रमुखता से नहीं दिखा पाती। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये सब चीज़ों से दूर हटा करके वो तीसरी लाइन को लेकर के अपना बात रखती है। नागपुर की ही घटना देख लीजिए, जिस चीज़ औरंगजेब को लेकर के हुआ, औरंगजेब में केंद्र की सरकार है, वहाँ के महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में मजबूत सरकार है। अगर उनको आपत्ति होती है कि औरंगजेब का कब्र की खुदाई होनी चाहिए तो दोनों सरकारें हैं, दोनों सरकार जाएं फावड़ा लेकर के और औरंगजेब की पूरी तरह से नस्तानाबूद कर दे। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? दोनों सरकार उनकी है। लेकिन जहां पर सरकार नहीं आती है वहां भी कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी बिगाड़ती है और जहां पर सरकार आ जाती है वहां भी कानून व्यवस्था अपने दूसरे साथियों के माध्यम से, जैसे नागपुर की घटनाएं आप देखेंगे तो विश्व हिंदू परिषद का जुड़ाव उसमें संलिप्तता लगती है और दूसरे लोग भी हैं, दूसरे संप्रदाय के लोग भी हैं। तो कहीं न कहीं दोनों का जुड़ाव होकर के ये इस तरह की घटनाएं घटती है जो वहाँ के लोकतंत्र के लिए खतरा है, वहाँ की आम जनता के लिए प्रताड़ना सहनी पड़ती है। तो जहाँ पर डबल इंजन सरकार, मणिपुर की आप घटना देख लीजिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो कंट्रोल कर पाने में सक्षम नहीं है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, अब तो मणिपुर में राष्ट्रपति की सरकार, मतलब राष्ट्रपति शासन हो गई है। बिल्कुल, कानून व्यवस्था फेल्योर होने के बाद राष्ट्रपति शासन लगा। यही तो लोकतंत्र है ना। वहाँ की जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी को चुना था ना। भारतीय जनता पार्टी से मणिपुर की घटनाएं रुक नहीं पाई, तब जाकर के राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है और राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद भी घटनाएं रुक नहीं रही है। उस पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ नहीं बोल पाते हैं, वहाँ के गृह मंत्री लाचार हैं, इस तरह से दिखाते हैं कि वहाँ पर उनकी कुछ नहीं चल पा रही है।
तो इस तरह की घटनाएं हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, जो अपने आप को सनातन कट्टर हिंदूवादी सरकार कहते हैं, और उन्हीं की सरकार में हिंदुओं पर प्रताड़ना हो रही है। तो मैं कहता हूं ये छद्म हिंदूवादी सरकार है और ये हिंदुओं के जान पर खेल करके अपना सत्ता हथियाना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में चुनाव आने को है और भारतीय जनता पार्टी या उसके जो सहयोगी लोग हैं जैसे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये सब हिंदुओं को डरा करके वोट लेने की तैयारी में है? बिल्कुल, ये बहुत षड्यंत्र से भारतीय जनता पार्टी करती है चुनाव सत्ता स्थापित करने के लिए। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि किस तरह से शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और बाद में उन्हें ढकेल दिया गया। जब ज़रूरत थी तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, जब ज़रूरत नहीं हुई तो उन्हें ढकेल दिया गया। बिहार में भी जो विपक्ष के प्रमुख नेता हैं, जो मुख्य विपक्षी दल हैं, सब लोगों ने नीतीश जी को आगाह किया कि आप भी आगाह हो जाइए, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही खेला होने वाला है। अब नीतीश जी के ऊपर में है, वे मानते हैं नहीं मानते हैं। अब तो चुनाव सामने है, चुनाव के बाद परिणाम भी दिख जाएगा। बिहार में एक पोस्टर बार चल रहा है, पटना के सभी चौक चौराहों पे दिख रहा है कि ये निशांत जी आप आओ, राजनीति में आओ, बिहार आपका इंतज़ार कर रही है। तो दूसरे दल में जब परिवार के लोगों को उतारा जाता है तो नीतीश कुमार या उनके सहयोगी परिवारवाद चिल्लाते हैं, और इनके यहाँ भी इस तरह की बातें होती है। फिर निशांत को लाने की बात चल रही है, तो क्या इनके यहाँ परिवारवाद नहीं है या फिर परिवारवाद का परिभाषा इनके लिए बदल जाती है? बिल्कुल आपने सही कहा, जो लोग आरोप लगाते हैं उनके लिए परिवारवाद की परिभाषाएं बदल जाती है। ये सच है कि लोकतंत्र में सबको आने का अधिकार है, लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहिए, किंतु जो जितने भी परिवार के बच्चे आए हैं वे संघर्ष करके आए हैं। वे पहले संगठन में काम किए हैं, संगठन में काम करने के उपरांत उन्हें किसी न किसी प्रकार का दायित्व मिला है। अब निशांत जी आए हैं, उनका स्वागत है। लोकतंत्र में हर किसी को आने का अधिकार है, वे भी आ सकते हैं। किंतु अगर वो जनता दल यूनाइटेड के लिए काम करके आते, जनता दल यूनाइटेड में संगठन के लिए कुछ काम करके आते तो और अच्छी बात होती। अब ये जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा है, वे उनको किस तरह से किस दायित्व पर रखते हैं ये उनका मसला है। किंतु जो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं वे क्या किस मुंह से अब दूसरे पर आरोप लगा पाएंगे? अभी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के आसपास में नीतीश कुमार के लिए लगाया गया कि हाँ मैं ही खलनायक हूँ। तो इस तरह के जो पोस्टर वार हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं राजनीति के नज़र से? नहीं, चुनाव है, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का, कहने का अधिकार है, और इस तरह के पोस्टर बार युद्ध चलते रहते हैं, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। कभी पक्ष की तरफ से कुछ निकलता है, विपक्ष की तरफ से नहीं चलता है। मूल मुद्दा बिहार का पलायन है, बिहार की बेरोजगारी है, बिहार की आम किसान नौजवान जो प्रताड़ित हो रहे हैं, आर्थिक स्थिति से आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार हो रहे हैं। मुख्य मुद्दे ये हैं। अब कोई आता है जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। निशांत जी आएँ या प्रशांत जी आएँ, उससे क्या मतलब है? बिहार के 9 करोड़ जो जनता है उसको कैसे सहूलियत मिले, उसको कैसे आर्थिक उन्नति करे, मुख्य बातें इसी पर हम लोग बात करना चाहते हैं। बिहार से लगभग सभी राज्यों में पलायन है, लेकिन जदयू के प्रवक्ता या भाजपा के प्रवक्ता यह कहते हैं कि आप इसे पलायन के तौर पर न लें, आप इसे अवसर के तौर पर लें, तो आपको दिखेगा कि यहाँ से पलायन नहीं हुआ। लोग अवसर खोज करके यहाँ से अच्छे काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं, अच्छे इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं। बिहार में अच्छे रोजगार और अच्छे इलाज की व्यवस्था क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, आप जो जदयू किस तरह से लेती है, मगध जो बिहार का एक हिस्सा है, कहावत है लजाए लइका ढोड़ी छुए, तो वही बात है। बिहार में पलायन है, आप उसको किस रूप में देख रहे हैं ये आप समझिए, लेकिन बिहार की तमाम लोग जानते हैं कि पलायन बिहार से मजबूरी है, ज़रूरी नहीं है, मजबूरी है, और मजबूरी में लोग पलायन कर रहे हैं।
और इस बात की हमें पीड़ा है। बिहार में अगर रोज़गार होता, बिहार में अगर उद्योग धंधे लगते, बिहार में अगर इंडस्ट्री होती तो यहाँ के लोग पलायन नहीं कर पाते। और दूसरी बात है कि इंडस्ट्री की बात छोड़ दीजिए, जो बहुत बड़ा कृषि क्षेत्र है, उस कृषि क्षेत्र में भी जात पात में लड़ा करके उस कृषि जो उद्योग का दर्जा हम लोग कर सकते थे, उसे भी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो जनता दल यूनाइटेड की नीति न किसान के समर्थन में है। जनता दल यूनाइटेड का बिहार का विकास या रोजगार से कोई मतलब नहीं है। वे अपनी जाति के रंग में रंगते हैं और इसी सवाल पर वे जीतते हैं। सत्ता उनकी आती है, ये सच बात है। बिहार में शराब बंद है कानून सरकार के नज़र में, लेकिन शराब कहीं भी बंद नहीं दिख रहा, सब जगह मिल रहा है। खैर, ये तो पुरानी बात हो गई। अभी एक प्रश्न है, आए दिन ये दिखता है कि सरकार में जो मंत्री हैं, तो मंत्री का दायित्व बनता है कि समाज में समरसता बनाना, लेकिन अभी दिख रहा है एक प्रचलन है कि किसी भी जात का सम्मेलन हो रहा, समारोह हो रहा है, वहाँ मंत्री जी मुख्य अतिथि बन के चले जाते हैं और उस जात की बात करते हैं, तो फिर दूसरी जात में तो वैमनस्यता होगी। तो ये सामाजिक समरसता बनाने के बजाय सामाजिक वैमनस्यता बढ़ा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, करीब करीब तमाम पार्टियां इस तरह की प्रयोग करती है, जो जाति और धर्म के आधार पर बंटवारा करती है और सत्ता स्थापित करना चाहती है। ये बिहार का विकास या बिहार का पिछड़ेपन का सबसे बड़ा मुख्य कारण है और बिहार के लिए ये एक कैंसर रोग है जो जातीयता के घृणित रूप में विभिन्न पार्टियां अपनाती हैं। हमारी पार्टी शिवसेना शुरू से इस जाति पार्टी धर्म का में विश्वास नहीं रखती है। हमारा संगठन में किसी प्रकार का कोई जाति का संगठन नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, राजद जदयू हो, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, तो महादलित प्रकोष्ठ, ये बना करके अपने ऑफिस में ही जिस तरह से जाति में बांट देती है अपनी पार्टी को, तो शिवसेना और उद्धव साहब और आदरणीय प्रातः स्मरणीय बाला साहेब ठाकरे जी के पार्टी में इस तरह का कोई प्रयोग नहीं है और किसी प्रकार प्रकोष्ठ नहीं है। एक प्रश्न है कि राहुल गांधी के ऊपर या और भी जो हिंदू नेता हैं या हिंदू राजनीति में हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कुंभ के बाद कि जो लोग कुंभ नहीं गए वो हिंदू विरोधी हैं, हिंदू होते हुए भी हिंदू विरोधी हैं। तो भाजपा के सबसे बड़ा सहयोगी संघ और उनके जो संघ चालक हैं मोहन भागवत जी, वो भी कुंभ में डुबकी नहीं लगाए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सवाल हिंदुस्तान जैसे गरीब देश के लिए सच नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। बहुत सारे लोग किसी न किसी वजह से नहीं जा पाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो सनातन या उनकी आस्था में कहीं कमी रही है। इसके पहले भी लोग जाते थे, इसके पहले भी लोग नहीं जाते थे, चाहे मोहन भागवत जी हों या बहुत सारे लोग ऐसे हो जो नहीं जा पाए हों। उन पर उंगली उठाना ये हिंदुओं के बंटवारा करने जैसी बात होगी। इसलिए जो गए वो भी अच्छे, जो नहीं जा पाए उन्हें भी आप उस पर उंगली उठाने का किसी का दायित्व नहीं है और किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। सर, एक आखिरी बात, बिहार में चुनाव है और चुनाव में आप यहाँ के जो आम नागरिक हैं जो पलायन कर रहे हैं, जातवाद में बटे हुए हैं, वो चुनाव में किस तरह के उम्मीदवारों को अपना बहुमूल्य मत दे करके नई और बेहतर सरकार बनाए? नहीं, ये सच है कि होना चाहिए कि कैंडिडेट के आधार पर, उम्मीदवार के आधार पर वोट मिलना चाहिए। उसे प्राथमिकता की कौन उनके सुख दुख में, कौन उनके मुद्दे को विधानसभा तक ले जाता है, ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहिए। लेकिन जो सच है, सच से हम लोग भाग नहीं सकते हैं। ये दल पर आधारित बिहार का चुनाव है और जाति पर आधारित चुनाव है और इसे नकारा नहीं जा सकता। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे लोग का साथ देते रहेंगे। क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे भी इस चुनावी महापर्व में अपना योगदान देगी, अपना उम्मीदवार उतारेगी? चुनाव एक पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है और उस लोकतंत्र पर्व में हमेशा से शिवसेना
जो उद्धव साहब जी की हम लोग का यूनिट बिहार में है और लगातार करीब 25 सालों से हम लोग लोकतंत्र में हिस्सा ले रहे हैं, तो इस बार भी हिस्सा लेंगे और मजबूती के साथ हिस्सा लेंगे। अभी आप शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रदेश प्रमुख माननीय कौशलेंद्र शर्मा जी को सुन रहे थे। इन्होंने अपनी नज़रिया शिवसेना की बात रखा, बिहार में किस तरह की स्थिति है, पलायन है और लोगों पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, केवल चुनाव के लिए पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आदि मुद्दों पर इन्होंने बात किया। सर, आपने हमारे चैनल के लिए, हमारे दर्शकों के लिए जो अपना समय निकाला, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। सर, श्यामला के सभी दर्शकों से आग्रह है कि आप हमारे वीडियोज़ को देखें, उस पर कमेंट करें, शेयर करें और जो दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।